नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं रशिया और चाइना के बारे में। देखो, प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में या प्रेजेंट जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अगर आप देखो तो आपको पता होगा कि दैट रशिया एंड चाइना आर वेरी गुड फ्रेंड्स और वेरी गुड एलाइज। लेकिन अगर इससे जस्ट इतर मैं आपको ये बात बताऊं कि रशिया के लिए सबसे बड़ा थ्रेट एक्चुअल में चाइना ही बनने वाली है तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करोगे। तो आज इस वीडियो के अंदर में इन फैक्ट्स के साथ मैं यही प्रूव करूंगा वाई रशियाज बिगेस्ट थ्रेट इज चाइना एंड नॉट यूएसए। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर अड्यू। देखो, सबसे पहले आप रशिया की पोजीशन को समझो और फिर आपको समझ में आएगा कि रशिया के लिए थ्रेट क्या है। एक्चुअल में रशिया का जो वेस्ट फ्लैंक है, ये जो पूरा मैप आप देख रहे हो, ये जितना ब्लू वाला हिस्सा है ये पूरा नेटो मेंबर्स हैं, ये सारी कंट्रीज। और ऊपर आप स्वीडन और फिनलैंड को देख रहे हो, ये भी अब नेटो मेंबर्स बन चुके हैं। तो ऑलरेडी आप देखो कि रशियन मेनलैंड तक नेटो एक्सपैंड करते करते पहुंच जा चुका है। एकमात्र रशिया की जो फ्रेंडली कंट्री है इस पूरे रीजन में वो है बेलारूस। अगर बेलारूस को छोड़ दो तो बाकी सारी कंट्रीज रशिया के अगेंस्ट है या नेटो मेंबर्स है। अब नीचे यूक्रेन के साथ जो पूरा इशू हुआ उसका बहुत बड़ा कारण यही था कि नेटो के एक्सपेंशन जो है उसको रशिया रोकना चाहता था यूरोप में। और यूक्रेन ने क्या किया था, गुस्ताखी ये कर दी थी कि 2008 में यूक्रेन ने नेटो को ज्वाइन करने के लिए अपने एप्लीकेशंस भर दिए थे। और ये जब ज्वाइनिंग के लिए अपने एप्लीकेशन डाले थे उसके बाद ही 2014 में आपको दिखा था कि क्राइमिया पर सबसे पहले अटैक किया रशिया ने, उसको कब्जा किया, और दूसरा फिर 2022 के अंदर में यूक्रेन पर अटैक कर ही दिया। अब यहीं से पूरी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है रशिया के लिए। अब ये प्रॉब्लम क्या है, देखो रशिया ने ये अटैक किया ही क्यों, पहले आप ये समझो कि यूक्रेन पर सिंपल सी बात है ना कि रशिया को अगर इंटरनेशनल वाटर्स में जाना है तो हर तरफ से वो पूरी तरीके से घिरा हुआ है। जहां पर नीचे से अगर जाना है ब्लैक सी में जाएगा तो नीचे टर्की बैठा हुआ बोस्फोरस स्ट्रेट से आपको चोक करके कभी भी रोक सकता है। दूसरी तरफ अगर इंटरनेशनल वाटर्स में जाना है तो आपको यहां से जाना पड़ेगा, यहां पे गल्फ ऑफ फिनलैंड से होकर के जाओगे। अगेन फिनलैंड इज नेटो मेंबर, इस्टोनिया इज द नेटो मेंबर। यहां पर आपको कलिनिनग्राड वाला जो पूरा एरिया है आपका, ये ऑलरेडी सेपरेट हो चुका है रशियन मेनलैंड से। और इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से रशिया जो है वो इतना डेस्परेट हो गया नेटो के एक्सपेंशन की वजह से कि उसने यूक्रेन के ऊपर 2022 में अटैक कर दिया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम शुरू होती है रशिया के लिए। जैसे ही यूक्रेन के ऊपर अटैक किया, रशिया के लिए एक बहुत बड़ा मार्केट था यूरोप, जहां पर वो अपना एलएनजी बेचा करता था और क्रूड ऑयल बेचा करता था। ऑलमोस्ट 40% एलएनजी और क्रूड ऑयल रशिया यूरोप में बेचा करता था। अब जब ये अटैक हुआ तो यूरोपियन यूनियन ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर में, यूएसए ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर में। यहाँ से रशिया के लिए एक पूरा बहुत बड़ा मार्केट, 40% का मार्केट बंद हो गया। और यहीं से फिर रशिया और चाइना की जो असली बॉन्ड है दोस्ती की, वो शुरू होती है। रशिया को चाइना ने सपोर्ट किया और अपना ट्रेड 60% से बढ़ा दिया। और रशिया और चाइना की अगर आप दोस्ती देखोगे वो एक तरीके से डिमांड एंड सप्लाई वाली फ्रेंडशिप है। चाइना क्या है, अगर आप चाइना को देखो तो चाइना एक एनर्जी हंग्री कंट्री है। चाइना में इतना ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है, इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि अब उसको बहुत बड़ी मात्रा में एलएनजी, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें चाहिए। और चाइना का मैप देखो, पूरी तरीके से बंजर पड़ा हुआ है चाइना। ना यहाँ पर नेचुरल गैस है, ना यहाँ पर ऑयल बेसिन्स हैं, ना यहाँ पर कुछ भी है। अब वहीं रशिया को आप दूसरी तरफ देखो, ये जो रशिया का मैप देख रहे हो, यहाँ पर जो ये ग्रीन वाला हिस्सा है, ये वाला, ये जो ग्रीन वाले पार्ट हैं, ये हैं रशिया के ऑयल बेसिन्स, और जो ये रेड वाले पार्ट हैं ये हैं इनके गैस बेसिन्स। तो रशिया में भर भर के ऑयल और गैस दोनों हैं, और चाइना को क्या चाहिए, यही ऑयल और गैस चाहिए। तो रशिया इनको यही ऑयल और गैस देता है, और उसके बदले में रशिया को क्या मिलता है, रशिया को अभी प्रेजेंट डे में क्या चाहिए, सबसे ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, और दूसरी चीज़ रशिया को सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, कैपिटल चाहिए अपने वॉर को फंड करने के लिए। वो दोनों चीज़ चाइना इनको प्रोवाइड कर रहा है। तो इनका गिव एंड टेक वाला रिलेशनशिप है। अब इसी रिलेशनशिप की वजह से ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे पर इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गई हैं। अब चाइना में ये जो पूरा एलएनजी आता है रशिया से, ये एक्चुअली पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन है, और इसी पावर ऑफ साइबेरिया पाइपलाइन से चाइना तक ये पूरा एलएनजी पहुंचता है, जिससे चाइना को इतनी एनर्जी मिलती है जिससे वो पूरी कंट्री रन होती है। आप समझ लो कि 40% जो मार्केट खाली हुआ था यूरोप में रशिया का, वो 40% मार्केट अकेले चाइना ने फुलफिल कर दिया है। तो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ इज चाइना सपोर्टिंग रशिया सो मच। लेकिन इसी से इन दोनों कंट्री की डिपेंडेंस भी एक दूसरे पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, और यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती है। अब अगर प्रॉब्लम आपको समझना है तो आपको वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, यानी कि 1858 के टाइम पर जाना पड़ेगा। 1858 में यहाँ पर चाइना के अंदर में जिंग अंपायर हुआ करता था, और ये जिंग अंपायर बहुत स्ट्रांग हुआ करता था। लेकिन 1858 के टाइम पर ये दो फ्रंट्स पर वॉर लड़ रहा था। एक जगह पर बीजिंग, जो प्रेजेंट डे बीजिंग है, यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिशर्स ट्रूप्स घुस आई थी और उनसे एक तरफ पे लड़ाई कर रहा था। वहीं दूसरे फ्रंट पे वो लड़ाई कर रहा था ताइपिंग प्रोविंस में, जहाँ पर एक सिविल वॉर छिड़ गया था बहुत भयंकर। तो दोनों फ्रंट्स पर यहाँ पर जिंग एम्पायर लड़ाई कर रहा था, और उस टाइम पर रशियन एम्पायर में बेसिकली वो जार हुआ करते थे, वहाँ पर उनका रूल हुआ करता था रशिया पर। उस समय यूएसएसआर की फॉर्मेशन नहीं हुई थी। यूएसएसआर जो है वो 1922 में आया था, तो उसके पहले जार एम्पायर हुआ करता था।
जार एम्पायर ने समझा कि जिंग एम्पायर जो है अभी कई कई फ्रंट्स पर लड़ाई कर रहा है, तो इनके प्रोविंस पर या इनके एरिया पर हम कब्जा कर सकते हैं। और इसी दौरान उन्होंने क्या किया कि अपनी ट्रूप्स को यहाँ बिल्कुल चाइनीज टेरिटरी के पास भेज दिया और यहाँ पर मिलियंस ऑफ ट्रूप्स ला करके खड़ा कर दी, जिसकी वजह से परेशान होकर के, विवश होकर के जिंग एम्पायर को, क्योंकि वो ऑलरेडी 2 फ्रंट्स पर लड़ रहा था, तो 1960 में इन्हीं रशियन एम्पायर यानी कि जार एम्पायर से ट्रीटी कर ली, जिसके तहत रशिया ने ये पूरा मंचूरिया वाला प्रोविंस जो है इस पर कब्जा कर लिया। और ये मंचूरिया का प्रोविंस आज भी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये मंचूरिया का प्रोविंस इसके पहले जापान ने कब्जा किया था, उसके बाद रशिया ने इसके ऊपर कब्जा कर लिया और रशिया का कब्जा आज तक है। और अब आते हैं प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, आज 2023 में रशिया ने इसी मंचूरिया के प्रोविंस पर जो सबसे बड़ा अपना पैसिफिक फ्लीट का जो स्टेशन बनाया है, वो व्लादिवोस्टोक का जो पोर्ट है वो इसी मंचूरिया के प्रोविंस पर है। और रशिया के लिए ये प्रोविंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है, ये व्लादिवोस्टोक का पोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अगर इंटरनेशनल वाटर्स में जाना है, तो मैंने आपको दिखाया वेस्टर्न फ्लैंक्स पे पूरी तरीके से घिरे हुए हैं, ऊपर आर्टिक का जो पार्ट है वो जमा रहता है साल भर ऑलमोस्ट। तो इंटरनेशनल वाटर्स में, पैसिफिक ओशन में सीधा एक्सेस यहाँ से आपको व्लादिवोस्टोक के पोर्ट से मिलेगा और यहाँ से आप सीधा इंटरनेशनल वाटर्स में एंटर कर सकते हो। ये वाला टेरिटरी भी रशिया की ही है। तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम, विदाउट एनी चेक, विदाउट एनी एनिमी, आप सीधा पैसिफिक में जा सकते हो यहाँ से। और इसीलिए व्लादिवोस्टोक के पोर्ट को कभी भी छोड़ना नहीं चाहेगा रशिया। वहीं दूसरी तरफ चाइना की अगर क्लेम की बात करें, तो चाइना ने ऑलरेडी इस मंचूरिया प्रोविंस को क्लेम कर लिया है। यूएसएसआर का जब फॉर्मेशन हुआ तब भी क्लेम किया था। उसके बाद जब चाइना में सरकार आई माओ जेडोंग की, तो माओ जेडोंग ने अपने स्पीचेस में कई बार बोला कि जो ओरिजिनल चाइना की टेरिटरी थी उसको हम पूरा कब्जा करेंगे, और उस ओरिजिनल टेरिटरी में मंचूरिया की प्रोविंस भी आती है। सपोज अभी चाइना का प्रॉब्लम क्या है, चाइना में जी जिनपिंग है, लेकिन जी जिनपिंग की सरकार जो है वो बहुत अच्छा अलाइन होती है पुतिन के साथ, क्योंकि ज़रूरत की दोस्ती है इन दोनों देशों की, क्योंकि ये दोनों देश यूएसए को काउंटर करना चाहते हैं। लेकिन जब यूएसए का रेलेवेंस या आप कह लो इम्पैक्ट जो है धीरे धीरे कम होगा और ये दोनों कंट्रीज बहुत स्ट्रांग बनेंगी। और अभी आपने देखा कि रशिया में पुतिन फिर से जीत गए, लेकिन जी जिनपिंग और पुतिन जो है वो हमेशा तो लीडर्स रहेंगे नहीं, ज़िंदगी भर के तो लीडर्स हैं नहीं, कुछ सालों की और है लीडरशिप। उसके बाद क्या, उसके बाद जो चाइना की एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उसके अंदर जो माओ जेडोंग ने ओरिजिनली फॉर्म की थी, वो ये मानते हैं कि मंचूरिया की प्रोविंस चाइना के मेनलैंड में मिला देनी चाहिए। और तब जा करके जब इसी पॉलिसी पर वो काम करेंगे तो मंचूरिया के प्रोविंस को लेकर के ज़बरदस्त कन्फ्रंटेशन रशिया और चाइना के बीच में होगा, बिकॉज रशिया भी उस टाइम पर इस सिचुएशन में नहीं होगा कि वो अपने व्लादिवोस्टोक के पोर्ट को छोड़ दे। तो ये तो एक कारण हुआ, इसके रशिया और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन के और भी कारण हैं। दूसरा कारण सेंट्रल एशिया बनने वाला है। सेंट्रल एशिया क्यों बनने वाला है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रल एशिया की मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो रशिया की पहले कॉलोनीज हुआ करती थी, और उसके बाद जब आज़ाद हुई ये कंट्रीज तब ये सेंट्रल एशिया के पार्ट बन गए। लेकिन यहाँ पर डोमिनेंस जो है वो हमेशा से रशिया का ही होता था। लेकिन अब जब से चाइना ने यहाँ पर एंटर किया, मैंने आपको बताया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव लेकर के आया, जब से चाइना ने यहाँ पर एंटर किया है, तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान जैसी जो कंट्रीज़ हैं वो चाइना के साथ अलाइन हो गई हैं। उसके बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के थ्रू वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट पहुँचा है। और तुर्कमेनिस्तान ने अब LNG बेचना शुरू कर दिया है चाइना को। अब वही LNG सेम रशिया भी बेच रहा है चाइना को, और वही सेम LNG वो तुर्कमेनिस्तान से भी खरीद रहा है चाइना। तो यहाँ पर रशिया को ऑब्वियसली ये बात अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि रशिया का बहुत बड़ा मार्केट है चाइना, वो नहीं चाहेगा कोई और कंट्री वो मार्केट को कैप्चर करे। अब क्योंकि तुर्कमेनिस्तान LNG बेचने लग गया है चाइना को, तो रशिया की भी समझ में ये आ रहा है कि चाइना जो है वो रशिया से अपनी डिपेंडेंस को हटाना चाहता है, और दूसरा सेंट्रल एशिया में अपना बहुत बड़ा इम्पैक्ट बनाना चाहता है और इन कंट्रीज़ को ज्वाइन करा रहा है। और ये साफ मैसेज तब चला गया जब आप समझ लो रशिया ने एक अपना यूनियन बनाया जिसको वो कहता है यूरेशियन इकोनॉमिक फोरम। ये यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन बेसिकली जैसे यूरोप में यूरोपियन यूनियन है, ठीक उसी तरीके से सेंट्रल एशिया में अपना यूरोपियन यूनियन का वर्जन बनाया रशिया ने, जिसको वो कहता है यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन। और यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन में आप देखोगे कि ये जो कंट्रीज़ हैं सेंट्रल एशिया की, इन्होंने ज्वाइन ही नहीं किया, और बल्कि जैसे ही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव आया चाइना का, तो यहीं पर ये कंट्रीज़ ने ज्वाइन कर लिया और दबा के यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया चाइना ने। इसी से साफ समझ में आता है कि किस तरीके से चाइना का इम्पैक्ट सेंट्रल एशिया में ज़्यादा होने लगा है और रशियन इम्पैक्ट को चैलेंज करने लगा है। और इस सेंट्रल एशिया को भी लेकर के रशिया और चाइना के बीच में ज़बरदस्त एनिमिटी होने वाली है, आगे चल करके ज़बरदस्त कॉन्फ्रंटेशन होने वाला है इन कमिंग ईयर्स। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको समझ में आ गया होगा रशिया और चाइना के बीच में कन्फ्रंटेशन के पॉइंट्स क्या हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।